हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बात करेंगे जिसको कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, एजुकेटर है और एक फाइनेंशियलिस्ट है जो हमें अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि एक कन्वेंशनल मेथड से बहुत अलग है। हम सभी को पैसे के बारे में बहुत सारे नोशंस हैं, बहुत सारे हमारी अपनी समझ है। हम सभी को पैसे चाहिए, बट हम सभी के पास पैसे के पीछे एक दौड़ है जिसे हम दौड़ के पूरा करना चाहते हैं। बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के पीछे भागने से अच्छा पैसे को अपने पीछे भगाओ। अब ये कैसे हो सकता है? तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना एक कॉन्सेप्ट जिसमें वो टू डैडीज टू फिलोसफी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल फिलोसफीज को अपने दो फादर्स से कंपेयर करते हैं। एक फादर जो बहुत ही एजुकेटेड है लेकिन वो पुअर डैड है, और दूसरा फादर जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है बट फाइनेंशियली बहुत रिच है, जिसको कि वो रिच डैड कहते हैं। ये डायकोटमी उनको एक फ्रेमवर्क देती है किताब बनाने के लिए। तो डैडी होने का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक रिच है और एक पुअर है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो वो डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं थिंकिंग वर्सेस एक्सेप्टेंस। इसका मतलब द ऑथर इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, ना कि अंधों की तरह सोचना और पुराने हमारे जो तरीके हैं उन पैसे के बारे में उसके बाद उस तरह से चलना, ये दो अलग चीजें हैं। ये दो ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं जो कि वो कंपेयर करना चाहते हैं, जिसे वो एनालाइज करते हैं एंड अल्टीमेटली हम अपना एक खुद का रास्ता चुनते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि सिंपली किसी चीज को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोचें उस बारे में और फिर उनको कंपेयर करें और फिर हम खुद उसको चूज करें उसमें से। ये उन्होंने खुद किया है अपनी दो फिलोसफीज जो उन्होंने हाईलाइट करी हैं, रिच डैड की और पुअर डैड की। दूसरा कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कि वी शुड हैव, हम सबके पास में पावर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमें हर वक्त हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। उनके जो रिच डैड हैं वो इस चीज को एनकरेज करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कि ये कहने के बजाय कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज से ऑथर कहते हैं कि आई एम फोर्स्ड टू थिंक क्रिएटिवली। मतलब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस या फिर पैसे के बारे में ऑथर क्रिएटिवली सोचना सीखते हैं। सो वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ कैन आई अफोर्ड, वो ये चाहते हैं एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन की तरह उनके उनके दिमाग में वो बात आनी चाहिए। तो अगला कॉन्सेप्ट या अगला एस्पेक्ट जो ऑथर डिस्कस करते हैं वो है कि माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। अब ये कैसे होता है? ऑथर कहते हैं कि किसी के विचारों और विश्वासों से उनकी खुद की फाइनेंशियल रियलिटी पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पुअर डैड कहते हैं कि उनकी अपनी एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जिसमें वो मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा कठिन समय के दौरान भी। वहीं रिच डैड कहते हैं कि मैं खुद को अमीर के रूप में पहचानना चाहता हूँ, और वो अपने आप को कहते हैं मैं अमीर किस तरह से बनूंगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग अपनी लाइफ को अपने थॉट्स के थ्रू जीते हैं। मेरे पुअर डैड कहते हैं कि मैं कभी भी रिच नहीं बनूंगा। उनकी रियलिटी में रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच कहते हैं। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कहना चाहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए और की फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। तो पहला उसमें वो बात करते हैं एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। इसका मतलब है कि क्या चीज हमारा एसेट बनती है और क्या हमारी लायबिलिटी बनती है, हमें इस चीज को पता होना चाहिए, और ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है जो कि एक संपत्ति की तरह हो हमारे पास। जो कि हमारे जेब में पैसा भरे वो एक संपत्ति होती है या फिर वो एक एसेट होता है। उसी जगह लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मतलब दायित्व को, जो चीज हमारे जेब से पैसा निकालती है वो एक दायित्व होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच पीपल अक्वायर एसेट्स, मतलब लोग संपत्ति खरीदते हैं। जो रिच होते हैं वो संपत्ति खरीदते हैं, और मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है अपने दायित्वों को
अक्वायर करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये हमारा एसेट है या हमारी संपत्ति है। कैश फ्लो, अगला कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो। तो ये किताब कैश फ्लो पे फोकस करती है, जिसमें कहते हैं कि पैसा किस तरह आपके आना चाहिए। एक आपका इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए या बैलेंस शीट जो आपकी होती है, उससे हमें पता चलना चाहिए कि हमारा कैश फ्लो कैसे है। इनकम एंड एक्सपेंसेस का कैश फ्लो, जिसको कि ऑथर कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट से ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है कि एक एसेट जो कि पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करता है, वेरस एक लायबिलिटी जो कि नेगेटिव कैश फ्लो या बोलेंगे कि कैश आउट जनरेट करती है। अब अगला सवाल ये आता है कि हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें, जबकि हम आम आम जिंदगी में एक रैट रेस में लगे हुए हैं। अब रैट रेस का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो अपने बिल्स या अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में चलाने के लिए जो 9 से 5 का काम करते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को लौटते हैं, दिन भर लगे रहते हैं एक एसेट एक्वायर करने के लिए या फिर अपने आप को एक रिच बनाने के लिए। जो रैट रेस लगी हुई है, वो रैट रेस नहीं होनी चाहिए। द पुअर डैड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स अ लाइफ स्टक इन दैट रैट रेस। इस कहने का मतलब है कि जो पुअर डैड होता है, जो जिनका कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, वो उनके लाइफ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे ये पता चलता है कि उनकी जिंदगी रैट रेस में फंस गई है। और उसी जगह जो रिच डैड हैं, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो संपत्ति है वो उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब फाइनेंशियली आज़ादी उनकी क्रिएट करती है। अब इसको हम किस तरह से समझें, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस एक कॉन्सेप्ट है। इस आइडिया के तहत अपने एसेट्स से भी पैसे कमाओ रादर देन अपनी जॉब के ऊपर रिलाई करने के। सो योर प्रोफेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद योर बिजनेस। तो बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग चीजें हैं और इनमें हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। जो रिच होते हैं वो अपने एसेट्स के कॉलम पे फोकस करते हैं, मतलब उनकी संपत्ति उनके लिए क्या कर सकती है वो इस पर फोकस करते हैं। वेर एज बाकी के लोग जो है वो ये अपने इनकम स्टेटमेंट्स पे फोकस करते हैं, मतलब मैंने आज कितना कमाया वो इस पे फोकस। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। इसका मतलब आप दिन के समय पैसे कमाएं और रात के समय में आप रियल एसेट्स खरीदें जो आपको इनकम जनरेट करके दें, ना कि लायबिलिटीज या दायित्व। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंसेस को यूज़ करने की। तो ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है वो आपको समझ में आना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करके आपको उसके थ्रू आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ लायबिलिटी बन सकती है और कौन सी चीज़ हमारी एसेट बन सकती है जो हमें इनकम जनरेट करके दे। एसेट कुछ जनरेट नहीं कर सकते, तो यू कान टेल एन एसेट फ्रॉम अ होल इन द ग्राउंड। इसका मतलब अगर आपकी एसेट्स आपको कुछ जनरेट नहीं कर सकते तो वो एक गड्ढे के समान है जिसमें से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ जिसमें हम सिर्फ भरते हैं। उसी जगह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका, कि पैसा आपके लिए काम करे ना कि आप पैसे के लिए काम करें। जो पुअर और मिडिल क्लास की मेंटालिटी होती है वो होती है काम पैसे के लिए हम काम करें ताकि हमें पैसा मिले। वेरस जो रिच लोगों की मेंटालिटी होती है वो होती है पैसा हमारे लिए काम करे। तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए ऑथर आपको इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में एक कुछ टिप्स देना चाहते हैं। तो पहली टिप है इन्वेस्टिंग इन रियल एसेट्स, मतलब आप सचमुच के जो एसेट्स हैं, संपत्ति हैं जो आपको पैसा जनरेट करके देते हैं, उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें। तो बुक में ये कहा जाता है कि रियल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इस तरह की चीज़ें जो हमको इनकम जनरेट करके देती हैं वो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ाती हैं। कहने का मतलब है, ऑथर अपनी भाषा में कहते हैं कि मैं रियल एस्टेट को सिंपली बहुत पसंद करता हूँ
अगला टिप जो ऑथर देते हैं वो ये कहते हैं कि क्रिएटिंग वर्सेस बाइंग इन्वेस्टमेंट्स। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें हर समय खरीदना चाहिए। बिकॉज अगर हम खरीदते हैं तो वो एक लायबिलिटी बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बुक में ये कहा गया है कि बाइंग पैकेज इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट, इनमें हमें फ़र्क समझना चाहिए। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट्स एक हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम जो इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैंड लिया है, उस लैंड की अगर आप वैल्यू बढ़ रही है या उस लैंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक हमारी एसेट होती है। और ना कि हम हर चीज़ खरीदते चले जाएं, वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा फिर। सो इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू yield higher returns when you're creating your own returns, when you're creating your higher when you're creating your own investments। इसका मतलब है कि एक वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आपको, ना कि आप 9 to 5 रैट रेस में लगे रहते हैं और जो पैसे आपको मिलते हैं उसके बजाय अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद क्रिएट करते हैं तो वो एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की बात आती है, द सेकंड टाइप इज एन इन्वेस्टर हु क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब A+B एक साथ रखें तो उसमें से हमें बहुत सारा उससे हमें बहुत सारी जीत मिले, और उस जीत से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स जो क्रिएट करना चाहते हैं उसकी तरफ एक रास्ता मिले। तो अगली टिप जो ऑथर देना चाहते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। इसका मतलब है हमें हर एक अपॉर्चुनिटी को पहचानने की समझ होनी चाहिए और हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। तो जो ये जो एबिलिटी होती है जिसके तहत हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करके पैसे क्रिएट करते हैं, उसको वो एक स्किल होती है। और अगर आप उसे मिस करते हैं तो आप एक वेल्थ बिल्डिंग जो आपका होता है, जो पैसे बनाने की जो चाहत होती है, उससे आप बहुत दूर रह जाएंगे। तो ऑथर अपने शब्दों में कहना चाहते हैं कि great opportunities are not seen in with your eyes, they are seen with your mind। इसका मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको आप अपनी आंखों से ना देखते हुए अपने माइंड से देखें। आप ऐसा सोचें कि मुझे आप बड़ा सोचें कि मुझे ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और उसको मैं किस तरह से यूज़ करूं। अगली इम्पॉर्टेंट थीम है रेजिंग कैपिटल। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे में से किस तरह से पैसे जनरेट कर सकते हैं, ना कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें हम पैसों को बैंक में डाल देते हैं और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। वो बहुत बेसिक होता है, उससे हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। लेकिन उसी जगह अगर आप अपने पैसों से जो इनकम जनरेट कर पाएं तो वो एक रेजिंग कैपिटल स्किल होती है। एक एवरेज पर्सन जो होता है वो बैंक में जाके अपने पैसे रखता है, और जो दूसरा टाइप का इंसान होता है जो अपनी फाइनेंसेस खुद क्रिएट करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स खुद क्रिएट करता है, वो उनको ये पता होना चाहिए दैट दे डोंट रिक्वायर अ बैंक टू रेज देयर फाइनेंसेस। मतलब आप अपने इनकम से खुद जनरेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? द पावर ऑफ वाई। आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, वाई, विच इज विच हेल्प्स यू इन मेकिंग डिसीजन। मतलब जिससे आप अपने डिसीजंस के ऊपर को ले सकते हैं। जब आप हर बार एक सवाल पूछेंगे अपने आप से, तो उस सवाल से आपको मदद मिलेगी उस प्रॉब्लम को समझने की, और उस समझ के तहत आप अपने डिसीजंस ज़्यादा वाइजली ले पाएंगे। आपको फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर एक एक्सपीरियंस की तरह समझना चाहिए, ना कि उसे अवॉइड करें। उसे अवॉइड करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तभी मिलती है जब आपको एक बार पता चल जाए कि इसमें क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे रिस्क हैं। तो बेसिकली रिस्क टेकिंग आपको इनकरेज करता है आपके फाइनेंसेस को समझने के लिए और डीपली, और उससे उससे इन्वेस्टमेंट्स जनरेट करने के लिए। पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस, ये सेइंग है रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की। अगला टिप जो ऑथर आपको देते हैं वो है ओवरकमिंग सिनिज्म। इसका मतलब अपना जो डर है किसी चीज़ के बारे में, आपकी नेगेटिव राय से आप बाहर निकलिए। कहने का मतलब है आपके अंदर एक जो 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 डर होता है, इस डर के तहत आप हर चीज़ को के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, उससे आपको बाहर आना चाहिए। और और वही
इम्पोर्टेंट है, जो जो आपको सक्सेस दिलाएगा। जैसे कि हम कहते हैं धरती गिर रही है, आसमान गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, भले ही आसमान कभी ना गिरे, लेकिन वो एक जो आपका डर है, वो डर आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर करता है कि धरती गिर रही है। तो अगर आप इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप हर चीज में डरेंगे। लेकिन उसी जगह आपको अपने रिस्क्स को समझना चाहिए। रिस्क और नेगेटिव थिंकिंग ये दो अलग चीज़ें होती हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस को समझना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना चाहिए। तो अगला एस्पेक्ट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे जब हमें कोई मेंटोर करेगा। तो ये अगला एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर्स। इसका मतलब हम उनसे सीखें जो एक सक्सेसफुल रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हैं या जो सक्सेसफुल हैं। जैसे कि आप किसी को अपना मेंटोर बनाएं, जैसे बिल गेट्स को आप अपना मेंटोर बनाएं और समझें उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाया, या किसी ऐसे इंसान को जो आपके नज़रों में सक्सेसफुल है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो ऑथर अपने शब्दों में कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मतलब मैंने इस तरीके के सभी लोगों से अपने फाइनेंसेस क्रिएट करना सीखा है। और जो गरीब लोग होते हैं या जो पुअर लोग होते हैं, पुअर बाय मेंटालिटी एंड नॉट बाय मनी, इज इज व्हाट ऑथर इज रेफरिंग हियर। कहते हैं कि आप उन लोगों की मत सुनिए जो डरपोक होते हैं, जो जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, उनकी मेंटालिटी गरीबी की होती है। आप उनकी बात ना सुनते हुए आप उनको फॉलो करें, उनको अपने मेंटर्स या आदर्श बनाएं, जिनको आप समझते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हैं, जो आपकी नज़रों में बहुत ऊंचाई पर हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इस चीज़ में, इन जो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला कॉन्सेप्ट है इनसाइडर ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसका आप किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं या आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप उस इंफॉर्मेशन को विद इन द लॉ यूज़ करेंगी। मतलब अगर आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन है और उसको यूज़ करते हुए आपने कोई एंटी लॉ या एंटी सोशल वर्क किया, देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव समथिंग विच कैन बेनिफिट यू, यू शुड लर्न हाउ टू यूज़ इट। ना कि हम उसके ऊपर में वाद विवाद क्रिएट करते हैं, अरे इसने ऐसे कर दिया, अरे उसने। अरे आपको वो करना चाहिए जिससे आपका फायदा हो। The reason you do not want to have rich friends or you want to have rich friends is because money is made. It's made on information. कहने का मतलब है जो अमीर लोग होते हैं वो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने पैसे बनाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको हर चीज से जल्दी जल्दी सीखना चाहिए, एक ही चीज को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। सो द कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। इसका मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर आपने जो चीज़ सीखी, जो आपने एक समझा, उसको मास्टर करना चाहिए और क्विकली यू हैव टू गो इनटू अ न्यू वन। मतलब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर में फोकस करें। तो यही इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है। अगर आप एक ही पॉइंट को पकड़ के बार बार इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक पॉइंट पे फेल हो जाएंगे, बिकॉज मार्केट इवॉल्व करता है, लोगों की सोच बदलती है, तो आपको उसको जल्दी जल्दी सीखना है। यू बिकम वॉट यू स्टडी, ये ऑथर अपने शब्दों में इसी चीज़ को पुट अप करते हैं। अगला एस्पेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है जब आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन हो, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए एंड बाकी के लोगों के भाव में नहीं बह जाना चाहिए। ना ही किसी के प्रेशर में आपको दबना चाहिए और ना ही किसी के चढ़ाने से आपको चढ़ना चाहिए। यही एक मंत्र है अपने आप को रिच बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम ये बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हो सकती हैं और उनके क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहली है बाइंग रियल एस्टेट। इसका मतलब जो आप रियल एस्टेट खरीदें वो किस तरह से खरीदें। तो ऑथर कहते हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें से वो अपने एक एग्जांपल बताते हैं जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी खरीद के दी और उससे उन्होंने फिर कैश फ्लो जनरेट किया और उससे डाउन मार्केट्स क्रिएट किए। दूसरा वो बताते हैं हाउ टू बाय क्रिएट एंड सेल स्ट्रैटेजी। तो ऑथर इसमें बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से एसेट क्रिएट किया, एक घर खरीद के लो प्राइस पे और उसको उसकी हाई प्राइस करके उसको बेच दिया। सो इस तरह से उन्होंने एक एसेट खरीदा, उससे इन्वेस्टमेंट जनरेट किया और फिर उसे बेच दिया। अगला टिप है यूजिंग एसेट्स टू बाय लग्जरीज। ऑथर इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पहले आप एसेट्स खरीदें या संपत्ति खरीदें
और फिर उनमें से जो कैश फ्लो जनरेट हो उससे आप लग्जरीज एंजॉय करें, ना कि उल्टे तरीके से जिसमें आप सबसे पहले एंजॉय करते हैं और फिर सेव करते हैं। तो ये तरीका ना करके आप अपने एसेट्स की कैश फ्लो से लग्जरीज एंजॉय करें। ऑथर अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि अमीर लोग पहले लग्जरीज नहीं खरीदते हैं, वेर एज गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरीज पहले खरीदते हैं। अगला टिप ऑथर शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें वो कहते हैं कि चाहे पैसे आपके पास कम पड़ जाएं लेकिन बचत और निवेश को प्राथमिकता दें, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं मैं खुद को पहले देता हूँ और फिर सरकार को देता हूँ। अगली टिप ऑथर बताते हैं द पावर ऑफ गिविंग। इसके थ्रू ऑथर ये बताना चाहते हैं कि आप अगर अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दूसरों की चार बातें और आपसे जुड़ जाएंगी और आपको जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। तो इसमें वो कहना चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना सकते हैं अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करें। ऑथर अपने शब्दों में कहते हैं टीच एंड यू शैल रिसीव, मतलब दूसरों को सिखाइए और खुद ज़्यादा रिसीव करिए। इसी के साथ हम दूसरे सेक्शन में पहुंचते हैं जहां पे ऑथर कैश फ्लो क्वाड्रेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। ऑथर के अनुसार, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। चार क्वाड्रेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है कि लोग इन चार क्वाड्रेंट्स में किस तरह से इनकम जनरेट करते हैं। पहला है ई फॉर एम्प्लॉय, जिसमें लोग किसी के लिए काम करते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड और एस, जिसमें लोग खुद के लिए काम करते हैं। तीसरा है बी फॉर बिजनेस ओनर, जिसमें वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। और चौथा है आई द इन्वेस्टर, जिसमें मनी आपके लिए काम करता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर कहते हैं हमें एक शिफ्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। अब ये शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट का मतलब है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको इस जोन से या इन क्वाड्रेंट से बिजनेस और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरफ बढ़ने से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और लास्ट में ऑथर बात करते हैं इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ट्रांजिशन की। बुक में बताया गया है कि जब आप इन क्वाड्रेंट से, जो कि एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनमें जब आप एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि माइंड और बॉडी दोनों से हमको चाहिए होता है। इमोशनल सपोर्ट और स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम ये समझते हैं कि रिच डैड पुअर डैड में बेसिकली क्या है। रिच डैड पुअर डैड एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती है हमारे कन्वेंशनल फाइनेंशियल विजडम पर। वो हाईलाइट करती है फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की इम्पोर्टेंस और एक इच्छा शक्ति की जो अलग से सोचने की ताकत रखे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। इसके ऊपर एम्फेसिस करते हुए हमको ये बताया गया है कि हमको एसेट्स को एक्वायर करना चाहिए, कैश फ्लो को समझना चाहिए और माइंड योर ओन बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, ना कि हमें जॉब पे रिलाय करें या फिर किसी की फाइनेंशियल फिलॉसफी पर रिलाय करें। हमें अपनी फिलॉसफी खुद जनरेट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। सो इस डॉक्यूमेंट में हमें एक सॉलिड ओवरव्यू मिला है जिसमें ये कुछ टेकअवेज थे।